नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास हम पढ़ रहे थे क्रिया के भेद, और क्रिया के भेद में पढ़ी थी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। ठीक है, सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक कर्मक और नंबर दो द्विकर्मक। अब एक चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक कर्मक और द्विकर्मक, यानी कि जिसमें, अब इसके बारे में इसकी लिखेंगे परिभाषा, यानी कि जिसमें एक कर्म हो। इसमें एक कर्म हो वो कौन सी होती है? एक कर्मक। और जिसमें द्विकर्म, यानी जिसमें दो कर्म हो उसमें कौन सी होती? उसमें होती है द्विकर्मक। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देख लो एक कर्मक और द्विकर्मक। अब एक कर्मक के उदाहरण देख ले तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। तो उदाहरण देख लो। उदाहरण जैसे लिख लो, हरीश सेब खाता है। तो देख लो हरीश क्या है इसमें? हरीश है इसमें कर्ता। ठीक, और सेब क्या है? सेब क्या है? कर्म। ठीक, और खाता यानी कि खाना क्या है? ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया। यानी कि इसमें देखो क्या है, एक कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है। अब देख लो, यानी कि कर्म कितने हैं इसमें? मात्र एक। ठीक, और देख लो दूसरा देख लो एग्जांपल जैसे लिखा है कि दीपक आम खाता है। ठीक है, दीपक आम खाता है। देखो आम क्या है? आम क्या है? कर्म है। ठीक, दीपक क्या है? दीपक है कर्ता। और खाना क्या है? क्रिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है जैसे द्विकर्मक। तो देखो द्विकर्मक क्या होता है? जिसमें दो कर्म हो। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। तो देख लो दुकानदार क्या है इसमें? दुकानदार है इसमें। इसमें क्या है? देखो दुकानदार क्या है इसमें? करता है। ठीक, और कर्म क्या है? ग्राहक। एक कर्म क्या हो गया? ग्राहक, और दूसरा कर्म क्या हो गया? पुस्तक। और देख लो ग्राहक कैसा है? ये है सजीव कर्म है। और ये कैसा है? ये निर्जीव कर्म है। तो एक चीज और ध्यान रखना, सजीव कर्मक होता है ना, जो सजीव कर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है जैसे ऐसे और कहते हैं, इसका अन्य नाम होता है अप्रत्यक्ष कर्म। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म, क्योंकि पुस्तक देखी। ठीक है, प्रत्यक्ष कर्म। और इसे कहते हैं गौण कर्म। इसे गौण कर्म भी कहते हैं, गौण कर्म। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुख्य कर्म। इसे क्या कहते हैं? मुख्य कर्म। ठीक है, यानी कि पुस्तक को क्या कहते हैं? मुख्य कर्म। यानी कि जो प्रत्यक्ष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुख्य कर्म कहते हैं। जो अप्रत्यक्ष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गौण कर्म कहते हैं। ठीक है, अब देख लो और इसे
पहचानते कैसे हैं, इसे पहचानते कैसे हैं, तो याद रखना जहां पे सजीव कर्म होता है यानी कि गौड़ कर्म होता है या अप्रत्यक्ष कर्म होता है, उसे पहचानते हैं कौन कौन और किसको लगाकर, कौन और किसको लगाकर सजीव कर्म ढूंढते हैं, सजीव कर्म ढूंढते हैं, यानी कि कौन और किसको लगाकर सजीव कर्म ढूंढते हैं। और जो निर्जीव कर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या लगाकर जो होता है ना निर्जीव कर्म ढूंढते हैं, निर्जीव कर्म ढूंढते हैं। यानी कि अब एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सजीव कर्म कैसे पहचानते हैं, सजीव कर्म पहचानते हैं कौन और किसको का प्रश्न करके, ठीक है। और निर्जीव कैसे समझते हैं, तो निर्जीव ऐसे समझते हैं कि वहां पे क्या का प्रश्न करके हम निर्जीव वस्तु को समझ, यानी कि पुस्तक कौन लाया, सही है ना, पुस्तक कौन लाया। अब देखो जैसे कहेंगे ग्राहक क्या लेगा, ग्राहक क्या लेगा, ठीक है। तो इस बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप में क्लियर कर लो, ठीक है। और एक चीज याद रखना, एक और इसमें लिख लो आगे थोड़ा, तो वो चीज इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना। जैसे देखो लिखा है यहाँ पे, राजा ने गरीब को वस्त्र दिया, ठीक है। क्या हुआ, राजा ने गरीब को वस्त्र दिया, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या है, गरीब को यानी कि क्या है, गरीब के लिए, यानी कि गरीब के लिए किसने वस्त्र दिए, राजा ने। तो यहाँ पे अगर कारक पूछा जाए ना, कारक, तो कारक कौन सा होगा, यहाँ पे कारक होगा संप्रदान कारक। एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि जहां पर संप्रदान कारक होता है वहां पे क्या चीज होती है कि जो चीज एक बार दे दी जाती है ना उसे वापस नहीं लिया जाता है। संप्रदान कारक का मतलब यही होता है कि जैसे कि भिखारी को भिक्षा देना। अब ये आप लोग यहीं पे एक चीज बता सकते हैं कि अगर भिखारी को भीख दे दी है तो क्या भीख वापस ले सकते हैं, नहीं ले सकते, उसी भिखारी से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि संप्रदान का मतलब होता है कि उसे समर्पण करना, यानी कि हमने उसे दे दिया, जब हमने उसे दे दिया तो क्या हम उससे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भीख दी जाती है। भीख यानी कि वो गरीब है तभी तो मांग रहा है ना भीख, अगर हमने उसे दे दी तो दोबारा वापस नहीं लेते, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नोट में यही एक लिख लो कि संप्रदान क्या होता है, संप्रदान यही होता है कि जहाँ पे यानी कि जो वस्तु दी जाती है ना उसे वापस लिया नहीं जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्रिया के भेद, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, यानी कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। देखो संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त, वो 5 भेद होते हैं, यानी कि संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं लिखते हैं। नंबर एक लिखते हैं पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और नंबर दूसरी कौन सी होती है, नंबर दूसरी होती प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। और नंबर तीसरी कौन सी होती है, नंबर तीसरी होती है नाम धातु क्रिया। और नंबर चौथी कौन सी होती है, वो होती है कृदंत क्रिया। और नंबर 5वीं कौन सी होती है, नंबर 5वीं होती है संयुक्त क्रिया।
नंबर 5 में क्या होती है? संयुक्त क्रिया। तो अब हेडिंग डाल लेंगे पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि अगर पूछा जाए संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कौन से? नंबर 1 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 2 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया, नंबर 4 कृदंत क्रिया और नंबर 5 संयुक्त क्रिया। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं पूर्वकालिक क्रिया। हेडिंग डालते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब हेडिंग डाल ली है पूर्वकालिक क्रिया। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। अब इसको लिखते हैं परिभाषा इसकी कि जब एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य का होना पाया जाए, यानी कि जब एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य होना पाया जाए, वहां पे कौन सी क्रिया होती है? वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। वहां पे कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं और उससे बिल्कुल ये क्या होगी? एकदम क्लियर हो जाएगी, उससे एकदम क्लियर हो जाएगी। अब उदाहरण देख लो, उदाहरण यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जैसे लिख लो कि वैभव पढ़कर चला गया। तो देखो यहाँ पे क्या है? पढ़कर यानी कि पढ़ना क्रिया है, और क्या है? यानी कि चला। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यानी कि चलना। ठीक है, ये दो क्या हो गई? क्रिया। यानी कि जहाँ पे एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य किया जाए, यानी देखो पहले वह पढ़ा और फिर वह चल दिया, यानी कि एक क्रिया ये है और दूसरी क्रिया कौन सी है? ये है। तो मेरे दोस्त याद रखना कि जहाँ एक कार्य के बाद जस्ट तुरंत दूसरा कार्य हो, वहां पे कौन सी क्रिया होती है? वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो अपने तरीके से, इसके एग्जाम्पल और भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो आते हैं अब सेकंड हेडिंग डालते हैं। सेकंड हेडिंग है प्रेरणार्थक क्रिया। सेकंड हेडिंग डालते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया होगी, इसकी हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम टोटल हो सकता है कि उसी में हम पूरी क्रिया को समाप्त कर देंगे, क्योंकि थोड़ी तबीयत अस्वस्थ है इसलिए। तो चलते हैं, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। जय हिंद, जय मां सरस्वती।